नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका इस एजुकेशनल क्लास में। आज की क्लास में हम संविधान की अनुसूचियों को पढ़ने वाले हैं। तो हमने लिख रखा है यहाँ पर अनुसूचियाँ। हम सबसे पहले देखेंगे कि अनुसूचियाँ क्या होती है, यानी कि उसका अर्थ क्या है। तो अगर हम अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है बाद में जोड़ी गई सूची, यानी कि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान थे जिनका कि उल्लेख किसी संविधान के अनुच्छेद में नहीं किया गया था, तो उनको बाद में जोड़कर एक सूची तैयार की गई और उस सूची को बोला जाता है अनुसूची। अब देखते हैं कि इसमें संख्या कितनी है। तो इसमें जो संख्या है, अभी जो हमारे अनुसूचियों की संख्या है वो है 12, लेकिन जो हमारा मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी। मतलब बाद में इन 8 के बाद में 9, 10, 11, 12 इन 4 अनुसूचियों को बाद में संविधान में शामिल किया गया। अब हम एक बात यह समझ लेते हैं यहाँ पर पहले कि जो अनुसूचियां हैं उनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एकदम फैक्चुअल प्रकृति के पूछे जाते हैं। तो बहुत डीप में इसको पढ़े जाने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें यह देखना है कि किस अनुसूची में किस चीज़ का प्रावधान किया गया है, और अनुसूची 8 के बाद में जो 9, 10, 11, 12 है, इन 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया तो किन संवैधानिक संशोधन के द्वारा उनको शामिल किया गया। अनुसूची 1 को देखते हैं कि अनुसूची 1 क्या कहती है। अनुसूची 1 में उल्लेख किया गया है संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो अनुसूची 1 हो, भाग 1 हो या अनुच्छेद 1 हो, इन सब में भूभाग की बात की गई है, क्षेत्रफल की बात की गई है कि किन चीजों से हमारा देश बना है। तो संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, ये 2 चीजों का उल्लेख अनुसूची 1 करती है। अब इसमें जो संघ का नाम है तो इसमें 2 नाम दिए गए हैं हमारे संविधान में, एक है इंडिया, एक है भारत। इन 2 नामों का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। अब जैसे हम बोलते हैं कि हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान हमारे देश को, संघ को 2 नाम से जानता है और वो 2 नाम है इंडिया और भारत। फिर हम देखते हैं इसका राज्य क्षेत्र। तो जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो इसमें राज्यों की जो संख्या है वो है 28 और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, वो है 8। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये हमारा राज्य क्षेत्र है। इस भूभाग से मिलकर हमारा देश बना हुआ है और इस देश का नाम है जो संवैधानिक तौर पर वो है इंडिया और भारत। तो ये हुई अनुसूची 1। अब हम देखते हैं अनुसूची 2 और 3, इनको हम साथ में देखते हैं क्योंकि इसमें कुछ कनेक्शन है और इनमें कुछ कंफ्यूजन भी इन दोनों में होता है। अनुसूची 2 कहती है विभिन्न अधिकारियों के वेतन भत्ते। तो कौन से अधिकारी? कुछ संवैधानिक पदों पर आसीन कुछ व्यक्ति हैं, उनकी लिस्ट आगे दी गई है, हम देखेंगे अभी। तो अनुसूची 2 में बोला गया है कि विभिन्न अधिकारियों के वेतन भत्ते, वेतन और भत्तों की बात की गई है 2 में, और 3 में विभिन्न संवैधानिक पदों पर शामिल व्यक्तियों की शपथ या प्रतिज्ञा, इसकी बात की गई है अनुसूची 3 में। अब हमें यहाँ पर 2 बातों पर गौर करना है। पहली बात ये कि यहाँ पर यह कंफ्यूजन होता है कि अनुसूची 2 और 3 इनमें से किसमें वेतन की बात की गई है और किसमें शपथ की बात की गई है। इसमें अक्सर कंफ्यूजन की स्थिति बनती है और जब प्रश्न में ये दोनों विकल्प साथ में रहते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी गफलत होती है। तो आमतौर पर जीवन में क्या होता है कि कोई व्यक्ति पहले शपथ लेता है, फिर वो काम करता है और उसको वेतन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर उलट स्थिति है, विपरीत स्थिति है कि व्यक्ति पहले वेतन लेगा फिर शपथ लेगा, यानी कि आम जीवन में जो फलसफा है उसके विपरीत यहाँ पर स्थिति पाई जाती है। पहले वेतन है, यानी कि अनुसूची 2 में वेतन का जिक्र किया गया है और 3 में शपथ की बात की गई है। अब दूसरी बात हम ये देखेंगे कि वेतन भत्तों की बात की गई है तो किन लोगों के वेतन की बात की गई है। तो इसमें एक सूची दी गई है, उस सूची को हमने व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए हमने इस क्रम में इसको व्यवस्थित किया है। अब हम देखते हैं कि इसको हमने ऐसे क्यों रखा है। तो देखिए यहाँ पर हम पी यानी कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, फिर है लोकसभा, तो स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। राज्यसभा से कौन है? चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन, सभापति और उपसभापति, और सुप्रीम कोर्ट से वहाँ के जो न्यायाधीश हैं वो उनकी बात यहाँ पर की गई है। तो देखिए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं संसद। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो कुल मिलाकर संसद हो गई, 3 ये पार्ट हो गए, और एक है सुप्रीम कोर्ट। तो ये बात हो गई संघ से संबंधित। संघ में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और सर्वोच्च न्यायालय, इन 4 की बात हो गई। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पर 4 लोग, ये लोग नहीं है, ये पद या संस्था है। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति एक पद हो गया, लोकसभा एक संस्था हो गई, उस संस्था के अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की बात की गई है। राज्यसभा तो उसमें चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन दोनों की बात की गई है। सर्वोच्च न्यायालय हो गया तो उसमें सारे जजों की बात की गई है। तो कुल मिलाकर हमें 4 पद या संस्था यहाँ पर इनका ध्यान रखना है। तो 1, 2, 3, 4, ये 4 यहाँ से हो गए, और
भारत चूंकि संघात्मक राज्य है, तो संघात्मक राज्य में जो संवैधानिक स्थिति केंद्र में होती है वही स्थिति राज्य में भी होती है। तो इसी के ये जो 4 हमने पद लिए हैं, संस्थाएं ली है, इसी के 4 जो है हम राज्य में भी देखेंगे। यानी कि जो भूमिका केंद्र में राष्ट्रपति की होती है वही राज्य में गवर्नर की यानी कि राज्यपाल की होती है। तो राष्ट्रपति की जगह यहाँ पर गवर्नर कर लीजिए आप, है ना। लोकसभा की जगह विधानसभा कर लीजिए, विधानसभा के सभा मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर। राज्यसभा है तो यहाँ पर विधान परिषद है, जिन राज्यों में विधान परिषद पाई जाती है वहाँ पर ये स्वरूप पाया जाएगा। तो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन। और जैसे सुप्रीम कोर्ट है संघ में, वैसे ही राज्य में हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट के जज। तो ये 4 ये 8 हो गए। और एक 9वें पद की बात की गई है, वो है सीएजी। अब सीएजी को हमने बीच में लिखा है, क्यों? क्योंकि सीएजी का संबंध राज्य और केंद्र दोनों से होता है, तो हम इसको यहाँ पर बीच में ले सकते हैं कि 4 पद या संस्थाएं हैं संघ से, 4 राज्य से और एक सीएजी है। इनको हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इनका संबंध जो ये राज्य और केंद्र दोनों के लेखाओं की संपरीक्षा करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 9 पदों की या 9 संस्थाओं की चर्चा की गई है वेतन भत्ते के मसले पर। अब जैसा हमने यहाँ पर देखा, ऐसा ही हम यहाँ पर ये प्रारूप हम यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ पर जो शपथ या प्रतिज्ञा की बात की गई है, तो यहाँ पर भी ऐसे 9 संस्थाएं हैं। अब जैसे यहाँ पर 4 संस्थाएं केंद्र की थी, 4 यहाँ पर भी केंद्र की है कि संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी। तो 3 तो ये संसद के ही हो गए। संघ के मंत्री मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो। तो संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, संसद के निर्वाचन के हेतु अभ्यर्थी और सुप्रीम कोर्ट के जज, ये 4 यहाँ पर हो गए। इनके प्रतिरूप आप राज्य में मान लीजिए। तो जैसे संघ के मंत्री थे वैसे हो गए राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य विधानमंडल सदस्य के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, और फिर जैसे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय था यहाँ पर उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट हो जाएगा। और जैसे सीएजी थे यहाँ पर सीएजी यहाँ पर भी है। सीएजी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये यहाँ पर दोनों में कॉमन है, बाकी सारी चीज़ें अलग हैं। तो इस तरह से हम एक व्यवस्थित क्रम में इनका अध्ययन कर सकते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाता है अनुसूची 2 में निम्न में से किन अधिकारियों के वेतन की बात नहीं की गई है, तो हम देख सकते हैं इनमें से जो नहीं होगा उनको हम अलग कर देंगे। अब अनुसूची 3 से संबंधित एक तथ्य ये हमें याद रखने की आवश्यकता है कि इसमें है ना राष्ट्रपति, पी यानी कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर और प्रधानमंत्री, इन चारों का उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पर संसद के सदस्य, संसद के मंत्री, इनकी बात की गई है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात की गई है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर और प्रधानमंत्री, इन 4 का उल्लेख नहीं किया गया है। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न बनता है तो हमें ये बात याद रखनी है। तो ये हुई 3 हमने अनुसूचियां देखी। चौथी जो अनुसूची है वो है राज्य एवं संघ राज्य में राज्यसभा सीट का आवंटन। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन क्या होगा? देखिए, जो राज्यसभा है वो हमने अमेरिकी व्यवस्था से प्रेरित होकर वहां पर जो उच्च सदन है यानी कि सीनेट, तो उस सीनेट से प्रेरित होकर हमने राज्यसभा का संकल्पना को प्रश्रय दिया है। लेकिन यहाँ पर एक अंतर पाया जाता है जिसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं कि सीनेट में जो सदस्य है, सीनेट में सदस्यों की संख्या स्थायी होती है, यानी कि हर राज्य से 2 सदस्य चुनकर आते हैं। लेकिन भारत में ऐसा प्रारूप नहीं अपनाया गया है। यहाँ पर हर राज्यों से अलग अलग मात्रा में प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होगी और क्या इनका प्रारूप होगा, ये अनुसूची 4 में इसका उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी बनता है कि क्या अनुसूची 4 में सिर्फ राज्यों के बारे में बात की गई है? तो नहीं है, राज्य और संघ राज्य यानी कि यूटी जो केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों के संबंध में यहाँ पर बात की गई है। तो अनुसूची 4 का जो संबंध है वो है राज्यसभा में सीटों के आवंटन से, और उसमें राज्य और यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश दोनों की बात कही गई है। तो ये हमने 4 अनुसूचियां देखी। अनुसूची 5, 6, 7, 8 इन चारों अनुसूचियों को अब हम देखते हैं। अनुसूची 5 और 6 इनको हम साथ में पढ़ सकते हैं क्योंकि इनमें कुछ समानताएं हैं तो कुछ इनमें अंतर भी है। अनुसूची 5 कहती है अनुसूचित और जनजातीय प्रशासन तथा नियंत्रण। इस बारे में ये प्रावधान करती है कि जो अनुसूचित तथा जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनके बारे में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं और राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि इनके बारे में वो नियम कायदे बना सके। अब अनुसूची जो 6 है वो भी इसी बारे में प्रावधान कुछ करती है। जो अनुसूची 6 है वो जनजातीय प्रशासन के बारे में उपबंध की बात करती है। अब हमें यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि जो अनुसूची 5 है वो SC ST दोनों के बारे में प्रावधान करती है, जबकि जो अनुसूची 6 है वो सिर्फ जनजातीय प्रशासन की बात करती है।
और एक बात यह कि यहाँ पर जो है ना 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है। 4 राज्यों को हम याद रख सकते हैं कि AMTM पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इनको हम AMTM के रूप में याद रख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर यह बात ध्यान रखना है कि ये जो M है, एक M है मेघालय और एक है मिजोरम। अब पूर्वोत्तर में एक राज्य आता है मणिपुर, तो मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। तो इसको याद रखने के लिए हम एक बात देखेंगे कि मेघालय जैसे ME आता है, मिजोरम में MI आता है। अगर हम मणिपुर की स्पेलिंग देखें तो वो MA आता है, तो MA वाला यहाँ पर नहीं है। ME और MI यानी कि मेघालय और मिजोरम तो इसमें शामिल है, लेकिन मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो AMTM का संबंध हो गया अनुसूची 6 से। अब है अनुसूची 7। 7 जो है केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध को निर्देशित करते हुए इसमें सूचियां दी गई हैं, 3 सूचियां। जो केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन है, भारत में संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है और संघात्मक व्यवस्था में केंद्र में भी सरकार होती है जबकि राज्यों में भी अपनी अपनी सरकारें होती हैं। तो इन सबको नियंत्रण अच्छे से चलाने के लिए कि किस संबंध में केंद्र नियम बनाएगा और किस संबंध में राज्य नियम लागू करेगा, तो इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। यानी कि संघ सूची में वे विषय शामिल है जिन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संघ को प्राप्त है। इसी प्रकार राज्य सूची है जिन पर कानून राज्य बना सकता है, और संवर्ती सूची है कि संघ और राज्य दोनों जिस पर कानून बना सकते हो। इसमें हमें ये बात भी ध्यान देनी है कि राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएगा, लेकिन विशेष स्थितियों में यहाँ पर संघ द्वारा भी कानून बनाया जा सकता है। इसी प्रकार अगर संवर्ती सूची में हम देखें तो संवर्ती सूची में राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों कानूनों में विरोध पाया जाता है, संघ की शक्ति प्रभावी मानी जाएगी यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि इसमें विषय की संख्या, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो हम देखेंगे कि जो मूल संविधान में जैसे संघ सूची से संबंधित जो विषय थे वो थे 97, जो अब बढ़कर हो गए हैं 100 यानी कि 100। फिर राज्य सूची में 66 थे, ये घट गए हैं, यहाँ पर घट गए हैं और यहाँ पर इनकी संख्या जो है घटकर हो गई 61। संवर्ती सूची में 47 विषय थे जो कि अब 52 है। अब यहाँ पर अब हमें एक बात तो ये याद रखनी है कि संघ में जैसे विषय जो है बढ़ गए हैं, संवर्ती में भी बढ़े हैं, एकमात्र राज्य सूची है जिसमें कि जो विषय है वो घटकर 61 हो गए हैं। अब हम यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है, जैसे 2 साल पहले UGC नेट में एक प्रश्न पूछा गया था और वो इससे बनाकर एक कूट बनाया गया था और कई सारे पंक्तियों में इस प्रश्न को फ्रेम किया गया था और प्रश्न इस भाषा में बनाया गया था, इस तरीके से बनाया गया था कि वो पर्याप्त मात्रा में कंफ्यूज कर सके। तो यहाँ पर हमें यह याद रखना है कि जो मूल संविधान है, देखिए इसमें यहाँ पर संख्या याद रखने के लिए हम ये बात देख सकते हैं कि जो 677 ये संख्याएं जो आ रही है ये मूल संविधान में विषयों की संख्या को निरूपित करता है, जबकि यहाँ अगर हम देखें तो 0, 1, 2 ये संख्याएं आ रही हैं, ये वर्तमान की संख्या को डिकोड करता है। तो अगर इस तरीके का प्रश्न बनता है, जैसे मान लीजिए कि 61 दे दिया और इस यहाँ पर कूट बनाया गया कि जो 61 है वो राज्य सूची में मूल संविधान में विषयों की संख्या थी, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि 0, 1, 2 ये जो है ये अभी की वर्तमान जो संख्या है उसको निरूपित करता है, जबकि ये 6, 7 ये मूल संविधान की संख्या को बताता है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे संघ सूची है उसमें जो विषय शामिल है उसमें किस तरह के विषय शामिल है, तो रक्षा, विदेश, संचार, रेल ये वो विषय है। इस प्रकार कुल 100 विषय हैं जो कि संघ सूची में शामिल है। इसी प्रकार राज्य सूची की अगर हम बात करें तो पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि इस तरीके के विषय जो है राज्य सूची में शामिल किए जाते हैं। संवर्ती सूची में 47 विषय थे, 52 अब हो गए हैं। शिक्षा, विद्युत, वन इस प्रकार के विषय इसमें शामिल है। तो ये हमने देखी 7वीं अनुसूची। अब हम देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 22 भाषाएं हैं। लेकिन अगर हम मूल संविधान में देखें तो मूल संविधान में जो भाषाएं थी वो उनकी संख्या थी 14। उसके बाद में इसमें 3 संवैधानिक संशोधन हुए और उनके द्वारा इसमें 8 भाषाओं को शामिल किया गया। अब वो 8 भाषाएं क्या हैं ये हम देखते हैं। पहला जो संविधान संशोधन था जिसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया वो है 21वां संविधान संशोधन 1967, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अब 1967 के बाद में 71 अमेंडमेंट एक्ट आता है 92 में। इसमें 3 KMN क्रम से हम इनको याद रख सकते हैं। KMN, K से कोंकणी,
एम से मणिपुरी और एन से है नेपाली। इन 3 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो इसी प्रकार यहाँ पे है 92 संविधान संशोधन 2003। इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, BDMS, बी से बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली। इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया और जो भाषाओं की मूल संख्या है वो 22 हो गई। अब यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि इसमें कुछ भाषाएं शामिल नहीं है, जैसे कि अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। अक्सर यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं, जैसे भोजपुरी, एक भोजपुरी पूरी इंडस्ट्री है, लेकिन भोजपुरी अगर हम देखें तो भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है। राजस्थानी जो है वो इसमें शामिल नहीं है। तो अगर प्रश्नों में ये विकल्प दिए जाते हैं तो हमें ध्यान देना है कि खास तौर पर अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी से इसमें प्रश्न बनाए जाते हैं, कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है। तो अभी तक हमने 1 से 8 तक की वे अनुसूचियां देखी जो कि मूल संविधान का भाग थी। अब हम देखेंगे वे अनुसूचियां जिनको कि बाद में जोड़ा गया। यहाँ पर हमें संवैधानिक संशोधनों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर एग्जाम में ये बात भी पूछी जाती है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किस अनुसूची को जोड़ा गया। नवी अनुसूची है और ऐसी पहली अनुसूची जिसको कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। जो इसमें संविधान संशोधन है, पहला संविधान संशोधन 1951, इसके द्वारा इसको जोड़ा गया था और इसमें भूमि सुधारों एवं जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से ये संबंध रखती है। इसमें यह प्रावधान था कि इसमें जो भी विषय थे उसमें न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। NJR यानी कि नो जुडिशियल रिव्यू, इसमें जो भी विषय संबंधित होते थे उसमें कोई न्यायिक समीक्षा का प्रावधान नहीं था। लेकिन 1973 का जो केशवानंद भारती वाद है उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें ये अधिकार छीन लिया और न्यायिक समीक्षा के अधीन इसको कर दिया। यानी कि अब नवी अनुसूची में जितने भी विषय शामिल किए जाते हैं उनको न्यायालय देख सकता है, उनकी समीक्षा कर सकता है। तो ये नवी अनुसूची है। अगली है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें जो प्रावधान है वो है दल बदल संबंधी निर्भरता। और किस में निर्भरता? लोकसभा और विधानसभा। यानी कि लोकसभा और विधानसभा में कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कभी भी दल बदल नहीं कर सकता है। MPPSC सेट है जो कि अभी 3 दिन पहले ही जिसका एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि दल बदल संबंधी जो प्रावधान है वो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो इसमें 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 ये इसका आंसर है। अगला है 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। ये दोनों अनुसूचियां मान लीजिए आपकी सगी बहनों की तरह है, इनमें एक जैसे प्रावधान है। जो 11वीं अनुसूची है उसका संबंध है ग्राम पंचायत से। 73वां और 74वां ये दोनों संवैधानिक संशोधनों के द्वारा इनको जोड़ा गया है। इसमें ग्राम पंचायत का प्रावधान है जबकि इसमें नगरीय प्रशासन का। ये दोनों जो अधिनियम है वो 1992 के है, लेकिन ये दोनों लागू हुए हैं 93 में। तो अधिनियम की बात की जाए तो 92 के हैं ये, लेकिन लागू हुए हैं 93 में। इसी प्रकार ये भी 93 में लागू हुआ, अधिनियम है 92 का। ये ग्राम पंचायत से संबंध रखता है जबकि ये नगरीय प्रशासन से। इसमें 29 विषय शामिल है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, गरीबी, ऐसे कुल मिलाकर 29 विषय हैं जो कि राज्य सरकार से स्थानीय स्वशासन को सौंप दिए गए। इसी प्रकार अगर हम नगरीय प्रशासन में की बात करें तो 18 ऐसे विषय हैं। पार्क, खेल मैदान, सड़क का निर्माण करना, पुल का निर्माण करना, ऐसे 18 विषय नगरीय प्रशासन को सौंपे गए। जो इनका संबंध है, जो अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 243 से 243 तक, यहाँ तक के सारे जो अनुच्छेद हैं वो इससे संबंध रखते हैं। इसी प्रकार अगर हम 12वीं अनुसूची की बात करें तो इससे आगे, न से आगे, यानी कि 243 त से 243 य छ तक, यहाँ तक इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये 4 अनुसूचियां हैं जो कि बाद में संविधान में जोड़ी गई। तो ये थी संविधान की 12 अनुसूचियां। और जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि इन अनुसूचियों से एकदम तथ्यात्मक प्रकृति के प्रश्न आते हैं और लगभग इससे कवर हो जाएंगे। 2-3 बार आप इसे देखेंगे तो इनको बहुत बेहतरी के साथ में इनको याद कर पाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद।